अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू कोर्स न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर PSY 610। बेसिकली ये टू कोर्सेज हैं, एक तो है PSY 610 और दूसरा है PSY P 610। दोनों के कोर्सेज बिल्कुल सेम है, जस्ट प्रैक्टिकल डिफरेंस है। जो कोर्स जिसमें PSY P 610 है ना, वो प्रैक्टिकल कोर्स, यानी उसके साथ आप प्रैक्टिकल भी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल भी है उसके साथ है, लेकिन इसके ये विदाउट प्रैक्टिकल है। लेकिन तमाम जो दोनों कोर्सेज हैं ना, ठीक है, उनके तमाम चैप्टर्स बिल्कुल सेम है। आज हम स्टार्ट करते हैं PSY 610 का लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में ये है कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, वो हमारे तमाम बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, वो मोरल लेवल हो यानी बिग लेवल पे अगर हो या मॉलिक्यूलर लेवल पे हो। तो यहाँ पे आपने कुछ टर्म याद रखनी होगी, जैसे कि पैनल 2002 उसने डिफाइन किया था बायोसाइकोलॉजी को। बायोसाइकोलॉजी को उसने नाम दिया साइकोबायोलॉजी, बिहेवियर बायोलॉजी और बिहेवियर न्यूरोसाइंस। इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा कार्लसोनर 2005 उसने इसको फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर का नाम दिया, यानी जो हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है ना, किस तरह वो मॉलिक्यूल जो है वो कलेक्ट होकर हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इस डेफिनेशन को भी याद रखना है कि बिहेवियर न्यूरोसाइंस का एम क्या है, इसका पर्पस क्या है कि हमारे ब्रेन और बिहेवियर के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, उसको स्टडी करना विद स्पेशलाइजेशन के साथ और मेथडोलॉजी के साथ। बेसिक क्वेश्चन इन स्टडी ऑफ बिहेवियर साइंस। जो बेसिक क्वेश्चन अक्सर किया जाता है ब्रेन और बिहेवियर के दरमियान, वो ये होता है कि क्या हमारा जो रिलेशनशिप है ब्रेन और बिहेवियर का, क्या वो नेचर है या नर्चर, यानी हमें बचपन से ही ये हमारे अंदर एक क्वालिटीज़ हैं या हमें इन्वायरमेंट से सीखने को मिली हैं। इस टाइप के सारे जो क्वेश्चन है ना, वो किए जाते हैं, ठीक है। और इसको हम 1 बाय 1 आगे सारे डिस्कस करेंगे। 3 वेज ऑफ लुकिंग एट द ब्रेन बिहेवियर इंटरेक्शन, इसको भी आपने याद रखना है। जैसे कि अब डिस्क्रिप्टिव है कि हमारा ब्रेन और बिहेवियर किस तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है, बगैर ऑन गोइंग प्रोसेसेस के, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर। देन जो सेकंड टर्म यहाँ यूज़ की गई है वो कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, यानी हमारे ब्रेन और बिहेवियर के दरमियान जो एवोल्यूशन आ रही है, यानी हम बचपन से जैसे हम बड़े होते हैं कौन कौन से ऐसे हमारे बिहेवियर्स हैं, उसके साथ द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आ रही हैं, सारा वो स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में। देन है डेवलपमेंटल, यानी ओवर द लाइफ स्पेन, जिस तरह हमारी डेवलपमेंट हो रही है हमारे बचपन से लेके, जिस तरह फिर हमारी डिफरेंट स्टेजेस से हम गुजरते हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे बिहेवियर्स में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, वो हम डेवलपमेंटल ओवर लाइफ स्पेन के अंदर डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल और नेचुरल स्टडी, कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, यानी खुद उनको हम कॉन्डक्ट करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नेचुरल बेस होती हैं, यानी उसको हम करते नहीं हैं लेकिन वो नेचुरली हो रही होती हैं। यहाँ पे मतलब उन्होंने एग्जांपल दी है कॉन्ड्रेंट, उन्होंने मतलब एक एक्सपेरिमेंट स्टडी की थी कि किस तरह हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर मैनिपुलेशंस होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद मोलर और मॉलिक्यूलर के दरमियान भी आपने डिफरेंट याद रखना है। मोलर होता है कि बिहेवियर को बिग लेवल पे स्टडी करना, ठीक है, मोलर लेवल पे स्टडी करना। जैसे कि अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो हमारा मोलर लेवल है, ठीक है, मोलर व्यू जो है उसका फोकस जो है वो ग्रुप ऑफ नेटवर्क है, यानी इसमें बहुत सारे डिफरेंट न्यूरॉन के आपस में नेटवर्क होती हैं, उनकी ग्रुपिंग होती है। जबकि जो है मॉलिक्यूलर इन्वेस्टिगेशन, यानी मॉलिक्यूलर का जो फोकस होता है ना, वो सिंगल यूनिट, सिंगल सेल या सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर होता है। वो हमारी बिहेवियर को एज अ सिंगल, मतलब जो सेल के तौर पे या एज अ सिंगल यूनिट के तौर पे स्टडी करता है, उसका ग्रुपिंग के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होता। नेक्स्ट है रेंज ऑफ बिहेवियर। रेंज ऑफ बिहेवियर यहाँ पे आप पिक्स देख सकते हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। जिस तरह हम अपना बिहेवियर शो करते हैं ना, हमारे ब्रेन के अंदर भी वैसे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम ब्रेन और बिहेवियर की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट रिसर्चेस की गई हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जब हम सर्च करते हैं सबसे पहले हम सिंपल बिहेवियर की ओर फोकस करते हैं और उसके बाद हम कम्प्लेक्स बिहेवियर की तरफ फोकस करते हैं। अब हम सिंपल बिहेवियर की तरफ किस तरह फोकस करते हैं, जैसे कि फीडिंग हो गई, थर्स्ट हो गया, सेक्चुअल हमारा जो बिहेवियर्स है, उसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन, एग्रेशन, ये सिंपल बिहेवियर हैं। अब इसको कम्प्लेक्स की तरफ हम किस तरह लेके जाते हैं कि जिस तरह अभी हमें पता है कि ये हम सिंपल बिहेवियर जब परफॉर्म करते हैं ना, तो उसमें हमारे ब्रेन में काफ़ी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप कुछ शो रही है आपको राइट हैंड से जब हम राइट कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब देखें यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये तमाम वो वाले एरियाज़ हैं जब हम राइट हैंड से राइट करते हैं तो इनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह फिर हम सिंपल बिहेवियर से कम्प्लेक्स बिहेवियर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस जो है इनका उन्होंने इधर हिस्ट्री बताई है। न्यूरोसाइंस जो है वो रैपिडली ग्रोइंग होना स्टार्ट हुई लास्ट सेंचुरी में, 21 सेंचुरी ऑफ ब्रेन थी, इसको भी आपने याद रखना है। उसके अलावा जो वेलेंस्टेन थे उन्होंने बुक लिखी थी ब्रेन कंट्रोल पे,
जो ये प्रिडिक्ट करती थी कि हमारी जो ब्रेन है, ठीक है, उससे किस तरह स्टडी की जाए, ठीक है, और जो स्टडी की जा रही है क्या उससे हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रहे। नेक्स्ट टॉपिक है इशू। कुछ इश्यूज जो थे वो न्यूरोसाइंस के अंदर भी थे, जैसे कि अभी लोकलाइजेशन विजिट थी, इको पोटेंशनलिटी, ठीक है, इसके अलावा नेचर वर्सेस नेचर डिबेट्स, ठीक है। तो नेचर वर्सेस नेचर डिबेट्स तो ऑलरेडी तमाम टॉपिक्स में ही होती है, इसका आपको पता होगा क्या है। लेकिन लोकलाइजेशन वर्सेस इको पोटेंशनलिटी इसका ये था कि हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी जितने भी हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं ना उनको सिंगल वे में स्टडी करता है, मतलब उनको होल स्टडी करता है, उनको पार्ट में डिवाइड करके स्टडी नहीं करता, उसको कहते हैं लोकलाइजेशन। नेक्स्ट है नेचर वर्सेस नेचर डिबेट। नेचर ये है कि क्या हमारे बचपन से ही हमारे अंदर ब्रेन के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हुई हैं या विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें हमने नेचर से हासिल की हैं, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिली हैं और तब हमारे अंदर हमारे माइंड के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हुई हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं शिज़ोफ्रेनिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, हम भी कहते हैं ये बचपन से ही होता है जैसे, ठीक है। अब भी हमें अगर देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं वो हम इन्वायरमेंटल से काज होते हैं, वो जेनेटिक्स नहीं होते, हमारे विरासत में हमें नहीं मिलते। उसके बाद नेक्स्ट है मालिक्यूलर लेवल एंड मोलर लेवल। जी पहले मैं बता चुकी हूँ, जो मोलर लेवल होता है ना उसको क्या करते हैं हम चीज़ों को ग्रुप में स्टडी करते हैं, जैसे कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, उनको हम ग्रुप में स्टडी करते हैं, होल जो ग्रुप होता है उसके हमारे फोकस होता है। लेकिन मालिक्यूलर जो लेवल होता है ये सिंगल यूनिट सिंगल सेल के ऊपर इसका फोकस होता है। आपने याद रखना कि मैक्रो जो लेवल होता है ना वो हमारे बिहेवियर को रिड्यूस कर देता है सेलुलर कंपोनेंट में, यानी हम कोई कम्प्लेक्स बिहेवियर होगा उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और मैक्रो लेवल क्या होता है कि अगर स्मॉल पार्ट होंगे, ठीक है, उनके हम सब पार्ट्स करेंगे और उसके बाद उसको होल में स्टडी करेंगे, उसको क्या कहते हैं मैक्रो लेवल। नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्ट्रिकल रूट ऑफ ब्रेन साइंस। अब कुछ हिस्ट्रिकल फिगर्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट थे न्यूरोसाइंस में। तो पहले है हिप्पोक्रेट का कहना था हमारा ब्रेन जो है वो एक सेंटर है जिसमें हम चीज़ें मतलब फील करते हैं, जैसे सेंसेशन, थॉट, इमोशन, जजमेंट, ठीक है। उसका मुस्लिम कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा थी। मुस्लिम कंट्रीब्यूशन में कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंटल, कुछ डिस्क्रिप्टिव साइंटिस्ट आ जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स गाल। उनका कॉन्सेप्ट जो था वो फिनोलॉजी के ऊपर था। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती हैं, हमें उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो थे वो फ्लोरियन थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एवियन ब्रेन के ऊपर। उसके बाद पॉल ब्रोका, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो स्पेसिफिक ब्रेन एरिया के ऊपर था, जैसे कि फ्रंटल मोटर एरिया है स्पीच के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये स्पेसिफिक एरिया होता है जो सिर्फ स्पीच के लिए यूज़ किया जाता है, और फिर उसने इनको ब्रोका एरिया का नाम दिया था। नेक्स्ट है जॉक्सन, इन्होंने कहा था कि हमारे जो टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है ना वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कुछ एक्सप्रेसिव होती हैं और कुछ रिसेप्टिव होती हैं। फिर नेक्स्ट है विरनाइक का जो उन्होंने एविडेंस दिया था वो हमारे जो टेम्पोरल लॉब थी उसके ऊपर दिया था कि हमारा टेम्पोरल जो लॉब है उसको स्पीच के अंदर भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट है लास्ट जो इसका पॉइंट है वो यहाँ पे ये मेंशन है कि जो लेशले और हिप्स थे, ठीक है, इनको फादर ऑफ बिहेवियर न्यूरोसाइंस कहा जाता है। तो जो न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी है न्यूरोसाइंस, उसका जो फादर है ना वो लेशले हैं ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। हिप्स इनका भी है लेकिन ज़्यादा जो है ना क्यूजेस में जो आता है वो लेशले का ही आता है, तो आपने याद रखना है इसको। ये सारे जितने पॉइंट्स हैं ये सारे MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे रिपीट होते हैं MCQs में। उसके अलावा रूट ऑफ बिहेवियर न्यूरोसाइंस। अब बिहेवियर न्यूरोसाइंस की रूट्स क्या हैं? आखिर बिहेवियर न्यूरोसाइंस को क्यों पढ़ा जाता है? तो मेथड ऑफ फिज़िक्स के बाद जब उसको अडॉप्ट किया गया मेथड ऑफ फिज़िक्स को, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट होने लगे। एक्सपेरिमेंटल के बाद नेक्स्ट इसके ऊपर फोकस किया गया जिसको आप बिहेवियर न्यूरोसाइंस कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ उन्होंने स्पेशलाइजेशन बताई है, इसको जस्ट रीड करना है। और यहाँ पे रेफरेंस हैं, ठीक है, कुछ बुक मेंशन है। आपको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा आप इन बुक से कंसल्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।